मोरालिटी मतलब ये मैं मान रहा हूं, बिलीफ, ये मेरा बिलीफ है। बिलीफ मतलब जो मुझे लगता है, इट मे और मे नॉट बी द ट्रूथ, बट जो मुझे लगता है, दिस इज मोरालिटी, दिस इज माई मोरालिटी। इसलिए एक वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल इथिक्स नहीं है, क्योंकि मोरालिटी चेंज होती रहती है समय के साथ। हॉस्पिटल में काम करता था या सिविल सर्विसेज में काम करूंगा, तो मैं इंडिविजुअली घर पे कैसा भी हो सकता हूँ, दैट इज माई मोरालिटी, बट वहाँ ऑर्गेनाइजेशन मुझे कैसा होना है, दैट इज माई एथिक्स। आई बात समझ में? इथिकल है क्या, अनइथिकल है क्या, मोरल है क्या, इमोरल है, ये हम इथिक्स में यही सब पढ़ने वाले हैं। आई बात समझ में कि ह्यूमन वैल्यूज बेसिक क्या होनी चाहिए, एक ह्यूमन में होनी चाहिए, फिर प्लस कुछ सिविल सर्विसेज में क्या जो एक्स्ट्रा वैल्यूज होती है वो कौन सी होनी चाहिए, और वैल्यूज फॉर्म कैसे होती है, वैल्यू खराब कैसे होती है, ऐसे धीरे 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 अपन आगे चलते हैं। जय भारत दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर आईएएस विद डॉक्टर मनोज भारत। आज जो है हम इथिक्स को ऑफिशियली स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है इथिक्स के ऊपर, जो सिलेबस को मैंने आपको अच्छे से समझाया है, कैसे सिलेबस को एक एक पॉइंट को हमें कैसे समझना है, सिलेबस के एक एक पॉइंट को। सिलेबस में आपको बता देता हूँ कि ये जो सिलेबस है वो कहाँ पे मिलेगा आपको। आप जब इसमें टेलीग्राम जब ओपन करेंगे, आप टेलीग्राम ओपन करेंगे तो जब ये जो अपना यूपीएससी कहाँ गया, फ्यूचर आईएएस विद डॉक्टर मनोज भारत जब आप खोलेंगे तो यहाँ पे जो है मैंने एक पिन किया हुआ है, यहाँ पे पिन किया हुआ आप देखेंगे, लोकर्स को पिन किया हुआ है। तो लोकर जब खोलेंगे तो दीज आर द लोकर्स, दीज आर लोकर्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जीएस एंड ऑप्शनल, प्लीज फॉलो द प्रोसेस एंड हेल्प अस क्रिएट अ वेल एस्टैब्लिश्ड सिस्टम फॉर सक्सेस। तो इस लोकर को जब आप खोलेंगे तो ये लोकर खुल जाएगा, ठीक है। इसमें जीएस 1 2 3 4 सारे सब्जेक्ट्स होंगे एंड ऑप्शनल भी आपके होंगे, जैसे ऑप्शनल हिस्ट्री चल रहा है, हिंदी लिटरेचर चल रहा है, एंथ्रोपोलॉजी चल रहा है, डेली आंसर राइटिंग है ना, डेली आंसर राइटिंग एंड एनालिसिस जो है, दावा या दवा जो भी है वो यहाँ पे पीडीएफ डालनी होती है उसकी, पीएसआईआर चल रहा है, सोशियो चल रहा है, ज्योग्राफी चल रहा है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस चल रहा है, पब एड चल रहा है, स्ट्रेटेजी एंड मोटिवेशन के लिए भी कुछ कुछ वीडियो में डालता रहता हूँ, एग्रीकल्चर चल रहा है, हिस्ट्री, जीएस 1, मेडिकल साइंस, सिक्योरिटी, ये सारा का सारा लोकर है। आपको समझ में, जीएस 1 का ज्योग्राफी एंड ये हो गया, जीएस 1 का सोसाइटी हो गया, जीएस 2 का सोशल जस्टिस हो गया, ये सारा का सारा। तो इसमें जब आप इथिक्स का लोकर खोलेंगे, इसमें जब आप इथिक्स का लोकर खोलेंगे, इथिक्स का जब आप लोकर खोलेंगे तो यहाँ मैंने यूपीएससी का जो सिलेबस है उसको पिन किया हुआ है यहाँ पे अलग से, हर लोकर में अलग अलग करूंगा, इसमें भी अलग से पिन किया हुआ है। तो जब इसको अपन खोलेंगे, इसको जब अपन खोलेंगे तो देखेंगे कि ये अपना जो है जीएस 1 का सिलेबस हो गया, ठीक है। ये मैंने अच्छे से पूरे सबकी क्लासेस मैंने अच्छे से ली हुई हैं। ये जीएस 2 का सिलेबस हो गया, ये जीएस 3 का सिलेबस हो गया, एंड ये जो है जीएस 4 का सिलेबस हो गया, ठीक है। ये जो सिलेबस जीएस 4 का है, इसमें आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जो स्टार्ट करने वाले, देखिए मैंने आपको सबसे पहले बेसिक समझाया, अब मैं एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा। और इथिक्स को हम जो है 130 प्लस का हमारा टारगेट रहेगा, 130 प्लस एक साल में, और धीरे धीरे मतलब बेसिक से अपन जो है जिम में जाके बेसिक से बॉडी बनाएंगे, है ना। एक दिन में बहुत ज्यादा डंबल नहीं उठाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप जो है एकदम आपका फ्लो कितना अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आप ऊपर से शुरू करेंगे, टॉपर क्या करते हैं, टॉपर क्या करते हैं भाई, वो बेसिक चीजें करते हैं ना, टॉपर जो होता है ना वो बेसिक चीजों को बहुत अच्छे से करता है, आपको चीजों को ध्यान रखना है। सो फ्लो विद द बेसिक्स। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ठीक है। इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एसेंस, डिटर्मिनेंट्स, consequences ऑफ इथिक्स इन ह्यूमन एक्शन एंड डायमेंशन ऑफ इथिक्स। अब देखिए मैं ना थोड़ा आपको है ना ऐसे मतलब इस टाइप से पढ़ाऊंगा कि आपको समझ में भी आए, उसका पीवाईक्यू भी समझ में आए, और सिलेबस में क्यों है, कैसे है, उसका रिलेवेंस भी समझ में आए, एग्जाम में भी आपको उससे लिख सको आप, ठीक है। मैं कोई ऐसा कोर्स नहीं कोई प्रॉपर कोर्स नहीं लॉन्च कर रहा हूँ कि ये 50,000 में, 20,000 में, 10,000 में कोर्स है, ऐसे ऐसे फिर उसको कोर्स को वैलिडेट करने के लिए मैं क्लासे लिए जा रहा हूँ। अपने को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे क्या करना है, वो अपन करेंगे, ठीक है। अब मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ कि आपको इसको, ये तो मैंने आपको बता दिया कि टेलीग्राम में ये जो लोकर है, टेलीग्राम में यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम में जो ये लोकर है इथिक्स का, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, एंड इथिक्स एंड ऐसे अपन लेके चल रहे हैं, बहुत जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। एंड अगेन दूसरी बात कि आपको भी जो भी क्वेरी पूछनी है, जो भी पूछनी है इस लोकर में आप पूछेंगे इथिक्स रिलेटेड, ठीक है। इथिक्स रिलेटेड जो भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको क्वेरी पूछनी है, जो भी डाउट है, और मैं भी यहाँ पे जो भी मटेरियल होगा इथिक्स का, जो भी पीडीएफ होगी, जो भी यूट्यूब का वीडियो होगा, वो इस लोकर में डालूंगा, ठीक है। चलिए, और अगर आपको यूट्यूब से डायरेक्ट जाना है तो आप वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको यूट्यूब पे भी देखना है तो आप फ्यूचर आईएएस विद डॉक्टर मनोज भारत का जब खोलेंगे, आप चैनल जब खोलेंगे तो आप यहाँ पाएंगे कि जो प्लेलिस्ट के अंदर जब आप जाएंगे, प्लेलिस्ट के अंदर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में देखिए हर चीज का एक अलग अलग से अच्छे से प्लेलिस्ट अरेंज किया हुआ है, एक बार देख लीजिएगा। ये एक्चुअली अपना जो है डिजिटल इंस्टीट्यूट टाइप का है, तो यहाँ पे आपको सब चीजें लाइब्रेरी वाइज मिल जाएंगी। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इथिक्स कहाँ गया भाई, इथिक्स ये रहा, इथिक्स, एवरीथिंग ऑफ इथिक्स इन दिस फोल्डर, है ना, एवरीथिंग ऑफ इथिक्स इन दिस फोल्डर में, इस फोल्डर में डालूंगा। अभी तक मैंने इथिक्स की एक केस स्टडी है वो, ठीक है, दलित कुक की थी एक, अभी इसको मैं हटा लूंगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, पहला लेक्चर ये है, मैं नंबरिंग में डाल दूंगा, इथिक्स सिलेबस रिकॉर्डेड एंड एक्सप्लेन टू अंडरस्टैंड यूपीएससी डिमांड, है ना। और मैंने यहाँ लिखा है कि सिलेबस इज इक्वल्स टू
जीपीएस ऑफ सिलेक्शन। तो ये जीपीएस है हमारे सिलेक्शन का, तो सिलेबस वाला यहाँ पे उस लॉकर में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब फॉर्मली स्टार्ट करते हैं अपन। तो पहला जो चैप्टर है वो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। अब देखिए ये नोट्स क्या है, ये नोट्स मैं अभी जो है मैंने बनाए, ठीक है। क्यों बनाए हैं, कैसे बनाए, क्योंकि देखो मैं टीचर नहीं हूँ, है ना, और आप जो है कोर स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट आपकी जा चुकी है, अब आप एस्पिरेंट हैं, और मैं अभी थोड़े दिनों पहले, थोड़े टाइम पहले तक मैं एस्पिरेंट था। तो मैं आपको वैसे बताऊंगा जैसे एक एस्पिरेंट दूसरे एस्पिरेंट को, एक सीनियर एस्पिरेंट एक जूनियर एस्पिरेंट को जो बताता है, ठीक है। उस हिसाब से अपन चलेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे फैंसी चीज़ों को नहीं करेंगे, अपने काम की चीज़ क्या है उसके हिसाब से अपन चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो मेरे नोट्स होंगे वो, जैसे ये मेरे नोट्स हैं यहाँ से GS4, मैं ये भी जो है टेलीग्राम में वहाँ पे डाल दूंगा, टेलीग्राम के लॉकर में डाल दूंगा, ये भी मैं जो है टेलीग्राम के लॉकर में डाल दूंगा। GS4 के जो मेरे एथिक्स के नोट्स हैं, ये जैसे मैं कुछ करंट अफेयर की कुछ जो आप बोलते हैं ना एग्जाम्पल, ये एग्जाम टाइम में एग्जाम्पल लिखता था उनके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके सारा का सारा वो अब आगे चलेगा, ठीक है। तो चलिए जो पहला वर्ड हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। क्या लिखा हुआ है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ये दो वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है। एंड उसके नीचे लिखा हुआ है एसेंस ऑफ एथिक्स, डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स एंड डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। ये 4-5 वर्ड लिखे हुए हैं, यानी कि जो सिलेबस में लिखा हुआ हम उसी के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। अदरवाइज तो आप फिलोसोफर बन जाओ, क्या मतलब है ना, ऑप्शनल में फिलोसफी ऑप्शनल आता है, अपने को एथिक्स में मार्क्स कैसे लेके आना उस पर अपने को टारगेट करेंगे, ठीक है। इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करनी है। तो जब हम एथिक्स पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, एथिक्स की डेफिनेशन क्या है वगैरह वगैरह, एंड मोरालिटी क्या होती है एंड वैल्यूज क्या होती है, और कैसे तीनों आपस में रिलेटेड है। एक चीज तो अपन ये पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है ये। उसके अलावा इन चारों चीजों का अपन पढ़ेंगे कि व्हाट आर द एसेंस ऑफ एथिक्स, व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स एंड कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, ठीक है। तो अपन सबसे पहले अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ह्यूमन इंटरफेस क्या है एथिक्स का, एथिक्स का ह्यूमन इंटरफेस क्या है। तो दिस इज प्री कंडीशंस फॉर एन एक्शन टू बी एथिकल, कि कोई भी एक्शन हमने कुछ भी किया तो पहले उसको एनालाइज तो करेंगे ना कि ये एक्शन जो है वो एथिकल है नहीं है, या एथिक्स होता है क्या है, वो सब चीजें मतलब एकदम बेसिक। दिस इज द प्री कंडीशंस फॉर एन एक्शन टू बी एथिकल और अनएथिकल व्हाटएवर, दैट इज before judging an action, to be ethical or unethical, before judging an action to be ethical or unethical, it must pass through the human interface। ये ह्यूमन इंटरफेस से पास होनी चाहिए, ह्यूमन इंटरफेस से पास होनी चाहिए। ऐसे तो वो होता है टेक्नोलॉजी के अंदर इंटरफेस होती है ना, तो इधर से मतलब चीजें पास होती है तो फिर आगे जाके उसका कोडिंग डिकोडिंग होता है ना। तो ये है ह्यूमन इंटरफेस से पास होना चाहिए। और यहाँ पे 3 कंडीशनैलिटीज हैं, क्या है, 3 कंडीशनैलिटी है, 3 क्राइटेरिया है, 3 कंडीशनैलिटी है, और तीनों के तीनों आर मस्ट, है ना, तीनों की तीनों आर मस्ट। और आपको नोट्स कैसे बनाने ये सब पन्ने वन्ने में डाल दूंगा वो लोकर में, आपको बहुत सिंपल और बेसिक नोट्स बनाने हैं, फिर से काम चल जाए तो बढ़िया, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा वो नहीं करना कि 1500 पेज का एथिक्स ही पढ़ रहे हो आप, आपको बहुत चीजें छोटी होनी चाहिए, कैसे करनी है समय के साथ आपको बताता रहूंगा। तो 3 कंडीशनैलिटी के अपनी ट्रिक है यहाँ पे, ट्रिपल ए क्या होगा, अवेयरनेस, है ना, अवेयरनेस, ऑटोनॉमी एंड अल्टरनेटिव्स। अवेयरनेस से हमारा क्या मतलब है, नॉलेज, अवेयरनेस से हमारा क्या मतलब है, नॉलेज, ठीक है। अच्छा एथिक्स में क्या होता है ना, हम पढ़ते हैं फिर लास्ट में होश पोच हो जाता है कि यार ये चीजें देखो ये वहां पे आपके दिमाग में वही 5 चीजें आ रही होती है, पूरे पेपर में कैसे उसको वही चल रहा होता है, इसलिए मार्क्स नहीं आते। द पॉइंट इज चीजें यही हैं, चीजें वर्ड्स यही हैं, हर टॉपिक पे एथिक्स को सब्जेक्ट नहीं है सच, है ना, ये हर टॉपिक पे कैसे कैसे सेग्रीगेट करना है, कौन सा वर्ड कहाँ लिखने से कैसा उसका इंपैक्ट पड़ेगा, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन वो फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, वो सब हमें धीरे धीरे अपनी मसल्स को बिल्ड करना है, अपने ब्रेन को बिल्ड करना है, ठीक है। तो कोई भी एक्शन को, ह्यूमन इंटरफेस का मतलब क्या है, कंडीशनल, ये एथिकल अपना वो करने का, ठीक है, प्री कंडीशंस है। और 3 कंडीशन कौन कौन सी है, अवेयरनेस है, ऑटोनॉमी है एंड अल्टरनेटिव्स है। अवेयरनेस से हमारा मतलब क्या, नॉलेज, नॉलेज से हमारा मतलब क्या है, नॉलेज से हमारा मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, व्हाट, व्हाई, हाउ एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। अगेन वही कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स, कि उनकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी, उनकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, हम जो भी कर रहे हैं, ठीक है। कोई फॉर एग्जाम्पल कि कोई थेफ्ट कर रहे हैं, वी आर कोई थेफ्ट या कोई चोरी कर रहे हैं ना, कोई चोरी कर रहे हैं, तो एक बच्चा चोरी कर रहा है और एक अडल्ट चोरी कर रहा है, ठीक है। एक बच्चा चोरी कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बचपन में एक बार, मतलब जो मुझे याद है एकमात्र इंसिडेंट जो मैंने चोरी की घर में, कि मैंने अपने मेरे फादर वाज इन आर्मी, तो वो आर्मी पर्स वगैरह प्रॉपर रखते थे। मैंने एक बार उनके मेरे किसी दोस्त ने मेरे को बोला कि टॉफी चॉकलेट टॉफी खा के आएंगे, तो मैंने उनके पर्स में से जो है एक वो निकाल लिया, ठीक है। बहुत ही मतलब क्या बोलते बहुत ही क्लीशे या बहुत ही सिंपल सा है, सबके साथ हुआ होगा आपके साथ। मैंने उनके पर्स में से नोट निकाल लिया और जाके मैं टॉफी लेके आ गया, ठीक है। एंड बट मैं मतलब हो सकता
कुछ भी कह लीजिए, मैंने आके अपने मम्मी को बताया ये बात, ठीक है, कि मम्मी मैं टॉफी लेके आया। मैंने ये नहीं बताया पैसे निकाल के कहाँ से लेके गया। मम्मी, मैंने बताया मम्मी मैं टॉफी लेके आया, पूरा पैकेट ही लेके आ गया। तो मम्मी ने पूछा, ऑब्वियसली बात है कि बेटा इतना बड़ा इतना मतलब पूरा पैकेट लाने के लिए आपको कहाँ से पैसा हुआ? मैंने बोला मम्मी वो हम लोग तब बिहार में रहते थे। अब वो जो जगह रामगढ़, हजारीबाग रामगढ़, वो झारखंड में आने लगी। तो उस टाइम की बात है। तो मैंने बोला पापा के बटुए से निकाली, है ना। तो फिर पापा ने मुझे मारा नहीं, समझाया कि बेटा बिना पूछे आप, मैं तो आपको ला के देता हूँ टॉफी, आप बिना पूछे मत चोरी करना कभी, ये वो फलानी। उसके बाद मैंने कभी कोई भी चीज़ घर में बिना पूछे नहीं उठाई, ठीक है, चाहे वो कहीं भी पड़ी हो। और वो अब बड़े हो गए, अब वो चीज़ें हमारे कंट्रोल में आ गई सारी की सारी, है ना। तो ये होता है कि बच्चा जब एक चोरी करेगा तो वो अनएथिकल नहीं होगा। बट एक अडल्ट अगर आपके मतलब मैं कहीं अपने कहीं पे जा रहा हूं और वहां पे कुछ चोरी कर लूं, दैट इज अनएथिकल। तो दिस इज ह्यूमन इंटरफेस, कि हम कैसे समझेंगे कैसे कि कोई भी एक्शन है वो एथिकल है या अनएथिकल है, ठीक है। ये साइड का। दूसरा बात करते हैं ऑटोनॉमी। दूसरा बात करते हैं क्या? ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी यानी कि विल, यानी कि फ्री विल, कि हम जो भी एक्शन कर रहे हैं, एक तो हमें उसका अवेयरनेस है कि नहीं है, दूसरा क्या हमारी ऑटोनॉमी है कि नहीं। ऑटोनॉमी से मतलब क्या हुआ, क्या वो एक्शन हमारे ऊपर कोर्स किया गया है, जबरदस्ती थोपा गया है और फ्री विल के साथ हो रहा है। अगर जबरदस्ती थोपा गया है ना, एट जैसे फॉर एग्जांपल एट गन पॉइंट, है ना, हमारे यहाँ पे बंदूक डाल के कोई बोल रहा है कि ये मेरी फाइल पास करो, और हमने कर दी, मान लो, ठीक है भाई, जान बचाने के लिए कर दी, कि एक गलत काम हमसे हो गया, हम हजारों सैकड़ों अच्छे काम करने वाले हैं, ऐसे भी चीज को लिया जा सकता है। या ऐसे नहीं भाई, जान जाए तो जाए, लेकिन अब फिर अगेन वही कि आपसे आपके यहाँ पे कनपट्टी पे लगा के आपको ये बोल रहे हैं कि इंडिया के कोर्ट्स दे दो, और आपने दे दिए, है ना, दैट मे जियोपार्टाइज द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। तो वो तो अनएथिकल हो गया, इलीगल भी हो गया, ठीक है। इलीगल तो वैसे ये भी है, बट उसमें क्या होगा कि यार मतलब आपने अपने आप को ऊपर रखा, आपने देश को ऊपर नहीं रखा, ठीक है। तो ये सारा कैलकुलेशन हमें करना होता है हमारे लाइफ में, कि व्हाट इज एथिकल, व्हाट इज अनएथिकल, मैं कितना एथिकल हो सकता हूं, कितना अनएथिकल हो सकता हूं। तभी तो टॉप एग्जाम के लिए सब्जेक्ट इसलिए डाला गया, ठीक है, कि सब कुछ आप खुद से सोच लो। तो दिस इज अगर कोअर्जन है फॉर एग्जांपल, क्योंकि कोअर्जन है फॉर एग्जांपल गन एट पॉइंट, तो यू लैक चॉइस, है ना, यू लैक चॉइस और दिस ऑटोनॉमी, कि आपके पास फ्री विल नहीं है, फ्री विल नहीं है आपके। आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे परसुएशन। परसुएशन का मतलब ये होता है, परसुएशन का मतलब होता है कि मैं आपको वो कर रहा हूं कि आप मेरी बात मान लो इन ए एनवायरमेंट ऑफ ए फ्री विल, कि आप अपना विवेक यूज करो, आप अपनी कॉन्साइंस, आप अपना इंटेलेक्ट, अपना कोग्निटिव कैपेसिटी यूज करो। तो दिस इज ऑटोनॉमी, फ्री विल और ऑटोनॉमी, ठीक है। तो थर्ड इज अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का क्या मतलब हुआ? एथिकल डायलेमा, एक टॉपिक अपन पढ़ेंगे एथिकल डायलेमा, और केस स्टडी में तो पूरा एथिकल डायलेमा ही चलता है, कि एथिकल डायलेमा जो है ना, ओनली एग्जिस्ट व्हेन देयर आर मोर देन वन पाथ, ठीक है। थोड़े हो सकता है नोट्स थोड़े होचपोच लग रहे होंगे आपको। तो तीसरा है अल्टरनेटिव्स, है ना। अल्टरनेटिव क्या है? एथिकल डायलेमा, है ना, ओनली एग्जिस्ट व्हेन देयर इज मोर देन वन पाथ, ठीक है। अब एक तो बात भाई देखो, एथिकल डायलेमा एक आगे पूरा का पूरा एक टॉपिक पढ़ेंगे अपन, और क्या बोलते हैं इसमें केस स्टडीज में ये सब काम आता है, एथिकल डायलेमा वगैरह। एंड हाँ, थोड़ा सा आपको अगर ये थोड़ा सा होच-पोच लग रहा है तो मेरे को वीडियो में या कमेंट में बता देना, बिकॉज़ मैं आपको एकदम क्रूड फॉर्म में, एकदम रॉ फॉर्म में पढ़ाना चाहता हूँ, कि कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, कैसे आपको चीज़ों को समझना है। ऐसे पीपीटी में लेके आऊँ और आपको बता के चला जाऊँ, फिर आपका डबल टाइम वेस्ट हो जाए, है ना? कि इसके आप नोट्स बनाने, ये सब ये नहीं करना चाहता मैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको इसमें कोई इशू हो तो आप मेरे को बता देना। कि हमारा तो वापस आते हैं, अल्टरनेटिव्स हमारे पास हैं कि नहीं है। एथिकल डायलेमा वाली कंडीशन तभी आएगी जब हमारे पास एक या एक से ज्यादा पाथ हो। सिंगल अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो हमारे पास, उसको हम एथिकली इवेल्युएट कर ही नहीं सकते। एथिकली इवेल्युएट एक ऑप्शन था, वो हमने कर दिया, सिंपल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डायलेमा कब आता है? डायलेमा तब आता है जब या तो दो पॉजिटिव सिचुएशंस है हमारे पास, ठीक है, दो पॉजिटिव सिचुएशन में हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, या एक एथिकल सिचुएशन है, एक अनएथिकल सिचुएशन है। इसमें तो डायलेमा आना ही नहीं चाहिए भाई, आपको एथिकल काम करना है, पर स्टिल डायलेमा आ जाता है कि यार अनएथिकल वाला थोड़ा सा वो टेम्पटिंग होता है कि यार पैसा मिलने वाला है, इज्जत मिलने वाला है, तो ये डायलेमा आ सकता है। इसके अलावा सकता है कि एक ज्यादा एथिकल है, एक कम एथिकल है, तो कौन सा करोगे? तो ये सब डायलेमा आते हैं। बट जहां पे ऑप्शन ही नहीं होंगे वहां पे डायलेमा कैसे आएंगे? तो दिस इज अल्टरनेटिव। तो तीन चीजें हमने क्या पढ़ी? तीन चीजें हमने पढ़ी, अवेयरनेस, ऑटोनॉमी एंड अल्टरनेटिव्स। दीज आर ह्यूमन इंटरफेस को डिसाइड करने के तरीके। आई बात समझ में? अब जो है ना एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस का मैंने आपको थोड़ा सा बताया, ठीक है। ये चीज मैं बार-बार रिपीट कर करके बताऊंगा और चीजों के साथ जोड़-तोड़ के बताऊंगा, तो आपका एक एथिकल अंडरस्टैंडिंग जो है मैं कोशिश करूंगा डेवलप हो जाए, ठीक है, और हमारे को 130 प्लस मार्क्स मिल जाए। बहुत ही एम्बिशियस स्कोर है, बट अगर आपका अप्रोच सही है और सब चीजें सही है तो वो मिल सकता है, ठीक है। जैसे मेरे पेपर कंप्लीट नहीं होते तो मुझे भी सुधार करना चाहिए था। आपको सब कुछ करना पड़ेगा, आपको एथिकल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी पड़ेगी, अप्रोच भी सही रखना पड़ेगा, एग्जाम्पल भी डालने पड़ेंगे और पेपर भी कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना। ये सारी चीजें जो आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहां पे देखिए, अब हम इन चीजों बेसिक चीजों को समझते हैं कि व्हाट इज एथिक्स, व्हाट इज मोरालिटी एंड व्हाट इज वैल्यूज,
है ना। ये तीन चीजें और तीनों का क्या है, तीनों का आपस में रिलेशन क्या है, ये अपन देखते हैं। उसके बाद अपन आएंगे इथिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मोरालिटी को बाद में डिटेल में पढ़ेंगे और वैल्यूज को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले इन तीनों का कनेक्शन लेके आते हैं, ठीक है। कि तो देखिए एक बेसिक डायग्राम है, ये एक बेसिक डायग्राम है जो आपको एग्जाम में बनाना है और आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि एक बेसिक डायग्राम है कि व्हाट इज इथिक्स, व्हाट इज इथिक्स, व्हाट इज मोरालिटी एंड व्हाट आर वैल्यूज, है ना। और आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, बहुत ही बेसिक है। इसको ना 1 घंटा लग जाता है समझाने में। मैं कोशिश करता हूं थोड़ा सा कि बेसिक तरीके से आपको समझा सकूं कि व्हाट इज इथिक्स। इथिक्स इज यूनिवर्सल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। व्हाट इज दिस? यूनिवर्सल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है। एंड व्हाट इज मोरालिटी इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ इथिक्स, ठीक है। अब समझिए, सबसे पहले अपन आते हैं, अपने को सब नहीं पता, अपन एथिक्स नहीं पढ़ रहे, अपन सबसे पहले आते हैं वैल्यूज पे, ठीक है। अपनी वैल्यू सिस्टम अपन बोलते हैं वैल्यू सिस्टम, वैल्यूज ये हैं, उसकी वैल्यू खराब है, उसकी वैल्यू ज्यादा अच्छी है, ये वो, ठीक खिलाड़ी का। देखिए वैल्यूज क्या होती हैं? वैल्यूज आर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स इंपॉर्टेंट टू एन इंडिविजुअल। सिंपल, दीज आर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, मतलब कुछ भी हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट है। दीज आर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, रैंडम थिंग्स, है ना, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स इंपॉर्टेंट और वर्दी टू एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप और ए सोसाइटी, ठीक है। जैसे आई एम ए गुड पर्सन बट मैं झूठ बोलता हूं, मेरी वैल्यू है। क्यों झूठ बोलता हूं? ताकि किसी का भला हो जाए। अब ये सही गलत नहीं है, मेरी वैल्यू है, ये मेरी वैल्यू है। आई बात समझ में? मैं आगे आपको कंसेप्ट 5 मिनट देना मेरे को, मैं समझाता हूं आपको। ऐसे ही कि एक रिलीजियस पर्सन है और वो जो है मतलब वो नहीं चाहता कि घर की औरतें बाहर निकले, तो उसका वैल्यू है, पेट्रियार्कल वैल्यू है। बट समझ लो, वैल्यू होता है, ना सही ना गलत, ठीक है। तो दीज आर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, और डेफिनेशन भी याद कर लेना। दीज आर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स इंपॉर्टेंट वर्दी टू एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप। आई बात समझ में? अच्छा, कुछ मेन चीजें हैं, उनकी डेफिनेशन याद रखनी है आपको, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट और वर्दी थिंग्स, व्हाट इज वैल्यू? इंपॉर्टेंट और वर्दी थिंग्स इन द लाइफ, ठीक है। एंड दे आर आउट ऑफ डोमेन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कैन बी मोरल, इमोरल, एमोरल, ठीक है। मोरल का मतलब क्या हुआ, आगे बताता हूं, ठीक है। दे कैन बी इमोरल, या इससे समझ में आ रहा है ये पॉजिटिव कुछ जैसा है, इमोरल से समझ में आ रहा है नेगेटिव कुछ जैसा है, और एमोरल से समझ में आ रहा है कि दिस इज न्यूट्रल। तो दिस इज वैल्यूज। एक बार इतना समझ में आया आपको वैल्यूज के बारे में। अच्छा, मैं पूरा चैप्टर लूंगा, इस पे लोड नहीं लेना, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं जहां से स्टार्ट अपन करते हैं, ठीक है। अब जब ये वैल्यूज जो हैं, ये वैल्यूज जब मैं एक इंडिविजुअल पे लागू करूंगा, ये वैल्यूज जब मैं एक इंडिविजुअल पे लागू करूंगा, दैट इज इंडिविजुअल इन नेचर, है ना, तो ये बन जाएगी मोरालिटी। अगर ये एक जो भी वैल्यू है मेरी, अगर मैं अपने ऊपर लागू करता हूं तो वो बन जाएगी मोरालिटी। क्या बन जाएगी? मोरालिटी बन जाएगी, ठीक है। कि इंडिविजुअल इन नेचर, अगर वैल्यूज आर इंडिविजुअल इन नेचर तो वो बन गया क्या? मोरालिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंसाइंस, फॉर एग्जाम्पल मेरी जो भी वैल्यूज है ना, कि मैं कुछ एक पर्टिकुलर रिलीजन की कुछ वैल्यूज होंगी, एक पर्टिकुलर रीजन से मेरी वैल्यू आती होंगी, कुछ भी मेरा XYZ, जो आगे मैं आपको कम से कम 50 वैल्यू बताने वाला हूं, वो आपको यहां लगा के देखना है, ठीक है। बट इतना याद रखना कि अगर इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर है तो ये क्या बन गई? मोरालिटी, ठीक है। अब ये मोरालिटी मतलब ये मैं मान रहा हूं, बिलीफ, ये मेरा बिलीफ है। बिलीफ मतलब जो मुझे लगता है, इट मे और मे नॉट बी द ट्रूथ, बट जो मुझे लगता है, दिस इज मोरालिटी, दिस इज माई मोरालिटी। इसलिए एक वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल इथिक्स नहीं है, क्योंकि मोरालिटी चेंज होती रहती है समय के साथ, ठीक है। खैर, तो दिस इज मोरालिटी एंड दिस इज नॉट परमानेंट नॉट यूनिवर्सल। परमानेंट क्यों नहीं है? पहले हमारी मोरालिटी थी कि औरत को अपने पति के साथ मर जाना चाहिए, चले जाना चाहिए, सुहागन होते, मतलब जो भी वट एवर, है ना, तो सती प्रथा चल रही थी। बट अब हमारी मोरालिटी है कि भाई औरत की अपनी एजेंसी है, अपनी लाइफ है, तो सती प्रथा हमने डिस्कार्ड कर दी। ऐसी अनटचेबिलिटी, तमाम तरीके की चीजें, ऐसा मतलब वैल्यूज पहले हमारे समाज की अलग थी, अब हमारी चेंज हो रही है, ठीक है। इसलिए दिस इज मोरालिटी, दीज आर नॉट परमानेंट नॉट यूनिवर्सल एंड इट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इथिक्स। क्यों सब्जेक्ट मैटर ऑफ इथिक्स क्यों है? क्योंकि हमारी जो भी वैल्यूज हैं वो हम मोरालिटी में लगाएंगे इंडिविजुअल, और सारे इंडिविजुअल मिलकर जब एक सोसाइटी बनाएंगे तब वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, इधर हाँ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स बनेंगे, ठीक है। इधर लेफ्ट राइट का मेरे को कंफ्यूजन हो जाता है। आई बात समझ में? तो दिस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ इथिक्स, ठीक है। और ये क्या है? बिलीव्स है। ये क्या है? बिलीव्स है। अब बात करते हैं क्या? ये बिलीव्स है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स की। अगर हमने इन वैल्यूज को इंडिविजुअल पे लगाया तो मोरालिटी हुआ, इन्हीं वैल्यूज को अगर हम यूनिवर्सल उस पे लगाते हैं, यूनिवर्सल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स पे लगाते हैं, पूरी सोसाइटी पे लगाते हैं, पूरी धरती पे लगाते हैं, देन दे बिकम्स एथिकल, देन इट बिकम्स एथिक्स। एथिक्स का मतलब क्या होगा? परमानेंट एंड यूनिवर्सल। कि जैसे
यू शुड नॉट किल एनीवन, है ना। जैसे गांधी जी की एक वो थी नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस है वो कभी भी जो है ना, कभी भी वो उसको, ठीक है। गांधी जी मतलब सबसे टॉप पे क्यों है, एपिटोम पे क्यों है सभी उनके इंडिया में, क्यों? क्योंकि उनकी जो वैल्यूज थी वो नॉन नेगोशिएबल थी। चोरी चोरा में कांड हुआ, एनसीएम को उन्होंने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म कर दिया कि नो वायलेंस एट एनी कॉस्ट। उसके बारे में पढ़ेंगे अपन, गांधी जी के बारे में जब पढ़ेंगे तब वो जो इंसिडेंट था उसके बारे में। बट दिस इज अ यूनिवर्सल वैल्यू। क्यों? क्योंकि अगर मैं आज अच्छाई के लिए लोगों को मारने लग गया ना, तो फिर एक टाइम आएगा कि मेरे को मारने में मजा आने लग जाएगा लोगों को, तो फिर मैं मतलब मुझे लगे, मुझे तो सब कुछ व्हेन यू हैव, वो सुना होगा ना आपने कि देखो, अच्छा फ्लो में बातें निकलेंगी, आपको सब कुछ याद नहीं रखना है, समझना है, जितना हो सके उतना याद रखना, ठीक है। वो कहते हैं ना कि व्हेन यू हैव हैमर इन योर हैंड एवरी प्रॉब्लम सीम्स लाइक अ नेल, कि जब आपके पास शक्ति है, जब आपके पास ताकत है ना, जब आपके पास पावर है, तो आप क्या करोगे, आपको हर प्रॉब्लम कील की तरह लगेगी और आप उसको ठोकने लग जाओगे, सोल्व नहीं करोगे उसको, ठीक है। तो इसलिए यूनिवर्सल एंड परमानेंट, ठीक है। एंड दिस इज द फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ मोरालिटी। मोरालिटी क्या है? इट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इथिक्स, एंड इथिक्स क्या है? इट इज अ फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ मोरालिटी। मतलब कि मोरालिटी के बेसिस पे हम इथिक्स को पढ़ते हैं, और जो इथिक्स है वो हमें मोरालिटी के बारे में बताता है कि मोरालिटी का फिलोसॉफिकल बेसिस क्या है, पैट्रियार्की है तो क्यों है, कास्टिज्म है तो क्यों है, रेसिज्म है तो क्यों है, वो सब चीजें, ठीक है। तो दिस इज, ये हो गया, दिस इज सोसाइटल इन नेचर, दिस इज इंडिविजुअल इन नेचर, समझ में आ रहा है आपको? दिस इज इंडिविजुअल इन नेचर एंड दिस इज सोसाइटल इन नेचर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है, रिलीजियस वैल्यूज वगैरह वगैरह। द पॉइंट इज आई एम एज अ पर्सन, ये मेरी मोरालिटी है, और जब मैं अपने आप को सोसाइटी में डाल दूंगा, दैट बिकम्स इथिक्स, यूनिवर्सल एंड स्टैंडर्ड, ठीक है। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पे मैं, मान लो मैं हॉस्पिटल में काम करता था या सिविल सर्विसेज में काम करूंगा, तो मैं इंडिविजुअली घर पे कैसा भी हो सकता हूं, दैट इज माय मोरालिटी, बट वहां ऑर्गेनाइजेशन में मुझे कैसा होना है, दैट इज माय एथिक्स। आई बात समझ में? ये एक बेसिक डायग्राम है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। एंड एक बात आपको याद रखना है, इट इज आउट ऑफ द डोमेन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। वैल्यूज जो होती है ना, वैल्यूज सिर्फ वैल्यूज होती हैं, उसका सही गलत से कोई लेना देना नहीं है। मेरी वो वैल्यू है, मैं इंडिविजुअल मोरालिटी के साथ फॉलो कर रहा हूं और मैं किसी का नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं, तो गलत कैसे हुई? वो मेरी वैल्यूज है। बट अगर मेरी कोई वैल्यू है जो मेरे लिए अच्छी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब मैं उनको सोसाइटी पे लगा रहा हूं तो वो खराब होगी। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग अ गुड मैन, मैं अपनी वाइफ को बोलूं कि नहीं काम नहीं करना, मैं कर तो रहा हूं, तुम क्यों परेशान हो रही हो? भाई ये एथिकल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आई एम डिक्टेटिंग द टर्म्स। मैं उनको बोलूं कि भाई आपको देख लो जैसे करना है, आप मुझे मत टोको, मैं आपको नहीं टोकता हूं, मस्त जीते आराम से। दिस इज इथिक्स, ठीक है। जहां भी एक आदमी भी और आ गया, एक औरत भी और आ गई, एक इंसान भी और आ गया। फॉर एग्जाम्पल, इसी बात को अपन अगर अब्राहम लिंकन की बात से समझे तो क्या होगा? योर राइट टू स्विंग योर हैंड्स एंड वेयर माई नोज स्टार्ट्स, कि आपको ना पूरी आ जाती है अपने बाह फैला के जो है जिंदा रहने की, जीने की, है ना। दिस इज फ्रीडम, दिस इज डेमोक्रेसी। बट है ना, वो मेरी नाक पे नहीं लगना चाहिए ना, कि आप ऐसे भीड़ भड़ाके में जाके आप मेट्रो में खड़े हो गए ऐसे कर रहे हो ना, शाहरुख खान की तरह कर रहे हो, और वो किसी की थप्पड़ लग गया, तो दैट इज नॉट वो। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। देन इट इज द डोमेन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कि ये डोमेन ऑफ राइट रॉन्ग से बाहर है। वैल्यूज होती है, ना मोरल, ना इमोरल, ना एमोरल, कुछ भी हो सकती है। लेकिन इथिक्स और जो मोरालिटी है, ये डोमेन ऑफ राइट एंड रॉन्ग में आता है, कि क्या एथिकल है, क्या अनएथिकल है, क्या मोरल है, क्या इमोरल है। ये हम इथिक्स में यही सब पढ़ने वाले हैं। आई बात समझ में? चलिए देखो, डेफिनेशन में आपको सारी बताने वाला हूं, आपको उसका लोड नहीं लेना है। डेफिनेशन में आपको सारी बताने वाला हूं, बट मैं चीजें धीरे धीरे लेके चलूंगा, और ये नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे, लोकर में मिल जाएंगे, ठीक है। यूट्यूब वीडियो देख रहे हो तो उसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम खोलोगे तो उसका लोकर मिलेगा, लोकर में सब मिल जाएगा। एक बार हो सकता है करने में आपको समझ में नहीं आया, बट धीरे धीरे एक सिस्टम स्टेब्लिश हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये डायग्राम में जो मैं मतलब वो जो ऊपर समझा ना, उसको मैं ऐसे डायग्राम में जो है वो एग्जाम में बना के आता था, एंड दैट इज वाई मैंने यहाँ पे डबल टिक, ये मैं जो डबल टिक लगाता हूँ इसका मतलब ये डायग्राम में बना के आना है, ठीक है। वो अंडरस्टैंडिंग ऑल मॉरल्स एंड इथिक्स आर वैल्यूज बट नॉट वाइस वर्सा, कि हर वैल्यू मतलब जो इथिक्स आएगा या मोरालिटी आएगी वो वैल्यू से ही आएगा, ठीक है। बट ऐसा वाइस वर्सा नहीं कि हर वैल्यू एथिकल हो जरूरी नहीं है, अनएथिकल हो जरूरी नहीं है, हर वैल्यू मोरल हो जरूरी नहीं है, हर वैल्यू इमोरल हो जरूरी नहीं है, अमोरल भी हो सकती है, एथिकल भी हो सकती है, मतलब एब्सेंस। तो ये डायग्राम हम बनाएंगे कि वैल्यूज जब सोसाइटल लेवल पे लगाएंगे, सॉरी जैसे स्टार्ट करते हैं, वैल्यूज जब इंडिविजुअल लेवल पे लगाएंगे, दिस इज इंडिविजुअल लेवल पे लगाएंगे, दैट बिकम्स मोरालिटी विच इज पर्सनल नॉन परमानेंट, यानी कि नॉन यूनिवर्सल, यानी पर्सनल एंड नॉन परमानेंट, है ना। इट इज बेस्ड ऑन बिलीव्स, जो मुझे लगता है कि सही है। एंड जब हम वैल्यूज को सोसाइटल लेवल पे लगाएंगे या यूनिवर्सल लेवल पे लगाएंगे तो इट बिकम्स इथिक्स विच इज यूनिवर्सल एंड परमानेंट, एंड इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स।
इट इज बेस्ड ऑन बिलीव्स, मेरी अकेले की चल जाएंगी, बट प्रिंसिपल शुड बी यूनिवर्सल, प्रिंसिपल शुड बी यूनिवर्सल, ठीक है। एंड ये कोई राइट एंड रॉन्ग के डोमेन में नहीं आती है, ये जो है राइट एंड रॉन्ग के डोमेन में आते हैं। इतनी सी बात है अभी तक, आई बात समझ में? चलिए आगे। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर इथिक्स एंड मोरल्स, ठीक है, इथिक्स एंड मोरल्स। तो अब कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नाउ दिस इज इथिक्स एंड दिस इज मोरल, मोरल्स या मोरालिटी, ठीक है। दिस इज इथिक्स एंड दिस इज मोरल्स या मोरालिटी, इथिक्स एंड मोरल्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें इनकी डेफिनेशन। तो इथिक्स इज द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, यूनिवर्सल वर्ड लिखेंगे यहाँ पे, यूनिवर्सल सेट ऑफ, ये जो मैं नोट्स आपको वहां पे दूंगा, जो जो करे, अभी तो मैं आपको बात वीडियो के बाद में डालूंगा, आगे से क्या है मैं पहले से नोट्स डाल दूंगा कि आज ये पढ़ाने वाले हैं, तो आप उनको ना वहीं पे कुछ 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 लिख लेना, ठीक है। कि भाई किसी को नोट्स नहीं बनाने, टाइम बचाना, तो ये सब कर सकते हो आप। ये मैंने मतलब मल्टीपल सोर्सेज से बनाया हुआ है, जो मार्केट में आपको जितने भी सोर्सेज पता है वो सारे मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट ऑफ एक्शनल प्रिंसिपल्स, और वैसे भी हर कोई बंदा ना, हर कोई टीचर या हर कोई वो मतलब वो चले जा रहा है एक दूसरे का देख देख के अपना बेस्ट बना के, तो हर नोट्स है आप अपना फॉलो कर लीजिए, कुछ भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि क्रिस्प मैंने किए हुए इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज सब चिल है, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज यूनिवर्सल सेट ऑफ एक्शनल प्रिंसिपल्स, है ना। दिस इज यूनिवर्सल सेट ऑफ प्रिंसिपल दैट गाइड बिहेवियर दैट गाइड ह्यूमन बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ ह्यूमन एक्शन। या फिर सिंपल, ethics are the universal set of principles that guide human action with respect to rightness and wrongness। कि ये यूनिवर्सल सेट ऑफ प्रिंसिपल है जो हमें हमारी एक्शंस को, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन एक्शंस को क्या करता है, गाइड करता है, राइटनेस और रॉन्गनेस, राइट एंड रॉन्ग नहीं, राइटनेस और रॉन्गनेस की चीज का क्या सही है, किस चीज का क्या गलत है। ना अगर मॉरल्स की बात करें तो दिस इज इंडिविजुअल इंटरनल बिलीव्स, ये क्या था, एक्सटर्नल था, दिस इज यूनिवर्सल था, दिस इज इंडिविजुअल या इंटरनल बिलीव्स अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। दिस इज राइटनेस एंड रॉन्गनेस, दिस इज राइटनेस एंड रॉन्गनेस की क्या सही है क्या गलत है, एंड दिस इज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी। ये इंडिविजुअल हो गया। अगली बात अगर करें तो स्कोप की बात करें तो दिस इज सोसाइटल इन नेचर, दिस इज यूनिवर्सल इन नेचर, दिस इज ब्रॉडर, एंड दैट इज वाई, क्योंकि पूरी सोसाइटी पे लगेगा, पूरे यूनिवर्सल पे लगेगा, तो दीज आर कोडिफाइड, ठीक है। जो वैल्यूज हम पढ़ते हैं, कंपैशन, एम्पैथी, ये वो, एल्ट्रुइज्म, ये सारी कोडिफाइड है, ठीक है। एंड सिंस इट इज पर्सनल एंड सब्जेक्टिव, इट इज बिलीव बेस्ड, कि जो मुझे लगता है मैं वो करूंगा, जो मुझे लगता है वो मैं करूंगा। एक ही वर्ड में बार बार आप लिखता हूं, यहाँ पे आपको बार बार देखने को मिलेगा क्रिप बी, क्रिप बी, ये मेरी टेक्निक, एक शॉर्ट फॉर्म है, मेरा ट्रिक है जो मैं हर जगह लगाता रहता हूं, है ना, कॉन्टेक्स्ट में, ताकि पॉइंट ज्यादा जनरेट कर सकूं। ये आपको हर जगह मिलेगा। इसका जो मतलब है वो मैं आपको बता देता हूं। इसका मतलब है क्रिप, CRIPB, क्रिप, ठीक है। दिस इज कस्टम्स, वो सबके अलग अलग हो सकते हैं कस्टम्स, ये सोसाइटी में भी यूज करते हैं। ये मतलब एक्चुअली वो क्या है, कल्चरल रिलेटिविज्म है, कि सबका अपना अपना है, सबका सही है, जब तक वो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। तो दिस इज कस्टम्स, दिस इज रिचुअल्स, है ना। हमें दूसरे के रिचुअल्स देख के वो नहीं करना चाहिए कि अरे क्या कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे, उनका रिचुअल्स है। दिस इज आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी सबकी अलग अलग हो सकती है, अनटिल अनलेस वो किसी और को हार्म करने की बात ना करे। एंड प्रैक्टिसेस, दीज आर प्रैक्टिसेस, है ना। एंड दीज आर बिलीव्स, दीज आर बिलीव्स, कि हमें क्या लगता है, क्या सही है क्या गलत है। अगर हमें लगता है कि हमारे भगवान ने पृथ्वी को उंगली पे उठा रखा है, तो हमें लगता है भाई, जब तक मतलब किसी को गलत नहीं बोलते तो हमें कोई ना रोके, मतलब हमें कोई गलत ना बोले, समझ रहे हो, कोई बेइज्जती ना करे, और ऐसे हम मिलके रह पाते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए भी आगे एक टर्म है, देम इज, लिख लेना भाई अगर काम का लगे तो, टॉलरेंस, हार्मनी, एम्पैथी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। अगर इस सब में अगर ये लग जाएगा ना, तो कोई किसी से नहीं लड़ेगा, कोई किसी से नहीं लड़ेगा। सबको भाई, अब चाइना वाले इतने डेवलप हो गए, उनको लगता है कि ड्रैगन जो है सच होता है धरती पे, तो लगता है भाई, क्या कर सकते हैं ना, मतलब उनको लगता है आप रिस्पेक्ट करो। मतलब अगर मुझसे कोई पूछे कि सर आप रिलीजियस हो कि नहीं हो, भाई आपकी आस्था, मेरी है, बिल्कुल आस्था है, मेरी आस्था है आप में, कि अगर जो आपको सही लगता है वो ठीक ही होगा। मतलब मैं, ठीक है, जब तक आप ये नहीं बोल रहे कि हमारे यहाँ तो ना आदमियों को मारना इज रिलीजियस, तो वो तो भाई मतलब नहीं होगा, अदरवाइज जो है वो सब सही है, ठीक है। चलिए, तो ये पर्सनल हो गया, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कि सोर्स, इसका सोर्स क्या है। एथिक्स का सोर्स है सोसाइटल स्टैंडर्ड्स एंड फिलोसॉफिकल रीजनिंग, कि हमारे सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं और हमने जो फिलोसॉफिकल रीजनिंग की है, जो इसलिए तो हम इतने थिंकर्स को, फिलोसोफर्स को इनको पढ़ते हैं कि इन्होंने जो रीजनिंग की है, इनकी रीजनिंग से जो चीजें निकली हैं, दैट इज द सोर्स ऑफ एथिक्स। एंड इनका क्या है,
इनका मैंने आपको अभी बताया क्रिप भी, कि हमारे कस्टम्स, रिचुअल्स, आइडियोलॉजीज, प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स, और ये इंटरनल पैटर्न्स होते हैं ना, सबके अलग अलग हो सकते हैं, हर सोसाइटी के अलग हो सकते हैं, एक रिलीजन के अलग अलग जगह पे, एक रिलीजन में अलग अलग रीजन में अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, या फिर अलग अलग रीजन्स में सेम हो सकते हैं। तो मतलब ये कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए। नाउ द फ्लेक्सिबिलिटी, एथिक्स की फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? दे आर अडेप्टेबल, दे आर डिबेटेबल एंड दे आर रिफाइंड ओवर टाइम। क्यों है अडेप्टेबल? क्योंकि भाई जैसे जैसे रीजनिंग होगी, जैसे जैसे फिलोसॉफिकल रीजनिंग होगी, वैसे वैसे हम, यार ये तो सही कह रहे हो यार, इसलिए तो शास्त्रार्थ होता था पहले, इंटरेक्शन होता था कि भाई सब बैठो और बात करो, बात करो, कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा। आपने देखा होगा जब फैमिली में कुछ प्रॉब्लमेटिक चीजें डिस्कस होती है, पहले हम डर रहे होते हैं यार ये चीज, मान लो आपको भी इच्छा अपने मर्जी से शादी करनी है, ठीक है, आपको डर लग रहा है यार ये कर देंगे वो कर देंगे, अरे कह के देखो, बात करके देखो, मंथन चलता है, मंथन चलता है, या कोई भी XYZ चीज की, मुझे आईएएस की तैयारी करनी है या फिर वट एवर जो भी है, मंथन चलता है। जब मंथन चलता है तो हमेशा बहुत कम, मतलब वो बहुत ज्यादा रिजिडिटी हो किसी चीज को लेकर तो बात अलग है, अदरवाइज मंथन चलता है। अब जैसे मान लो कि कोई कम्युनिटी है जहां पे इंटरकास्ट मैरिज अलाउड ही नहीं है, बट वो मंथन तो करेंगे ना कि बेटा तेरी बात सही है, ये है, ठीक है, लेकिन सोसाइटी हमें जो है वो जान से मार देगी। अब तो देख ले, कम से कम मंथन तो हुआ चीजों का, तो दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, डिबेटेबल है, और ये दे आर रिफाइंड ओवर टाइम बाय फिलोसॉफिकल रीजनिंग। अगर इनकी बात करें अपन मोरल्स की, सोसाइटी मोरल्स पे ज्यादा चलना पसंद करती है, और क्यों? क्योंकि सोसाइटी में सिर्फ कुछ लोग हैं जो टॉप पे बैठे हुए हैं, ठीक है, अब उनके जो मोरल्स हैं वो उनको लगता है कि वो यूनिवर्सल है, ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि सोसाइटी में इक्विटी होनी चाहिए, सबके पास पावर होनी चाहिए। अगर एक परिवार में आप ये देख लीजिए, अगर एक परिवार में मान लो ये बॉस है, हेड ऑफ द फैमिली है, हेड ऑफ द फैमिली है, ठीक है, अब यही अगर एक पूरे परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, ठीक है, या पूरे कुनबे के लिए, अगर यही सब सोचेंगे पूरे खानदान के लिए, तो इन्होंने क्या लगा दी? अपनी इंडिविजुअल वो लगा दी, क्या? इंडिविजुअल बिलीफ्स लगा दी, अपनी मोरालिटी लगा दी, और इनको लग रहा है यही जो है वो सही है, और इनको कोई कहने वाला भी नहीं है। इसी के बजाय अगर यहाँ पे डिस्कशन होगा, डिस्कशन होता है तो क्या होता है? सबसे जो हेड होता है उनको ईगो बड़ा हर्ट होता है, हमारी तो आजकल चलती नहीं है, ये है वो है, बट अगर वो समझदार होंगे तो वो इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर अपनी थोपते चले जाएंगे ना तो वो चीजें सही नहीं है, एक दिन रिटेलिएशन हो जाएगा, रिबेलियन हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा। इसलिए सब अगर मिलके चलेंगे, डिस्कशन चलेगा, तो सोसाइटी के लिए, वो फैमिली के लिए, वो हर चीज के लिए वो बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये इंटरनल पैटर्न ऐसे नहीं होने चाहिए। तभी देखो वेस्टर्न सोसाइटीज में क्या होता है कि मतलब जैसे नॉर्वे जैसी कंट्रीज है, वहाँ पब्लिक अवेयर है, तो वो चीजें उस टाइप से होती है। हमारे यहाँ पे हम एक को मान लेते हैं कि ये बॉस हैं किसी भी चीज के अंदर, है ना, फिर इन्हीं को फॉलो करेंगे, जो कर रहे हो सब सही है, ठीक है, चलो, और जिसको नकार दिया मतलब वो जो कर रहा हो सब गलत है। तो दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी। अगला है फोकस। फोकस की बात करेंगे तो एथिक्स इज थ्योरेटिकल, व्हाट शुड बी डन इन वेरियस सिचुएशंस, इट इज थ्योरेटिकल। ये एक रूल बुक टाइप है, या एक ये कह सकते हैं गाइड बुक टाइप है कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, ये वो फ्ला डिका। इसलिए हम यूपीएससी में पढ़ रहे हैं इसको, कि जब हम टॉप पोजीशन पे बैठेंगे तो हमें बताने वाला कोई नहीं होगा, हमें अंदर से सोचना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। दिस इज गाइड बुक, दिस इज थ्योरेटिकल। अगर अपन मोरल्स की बात करें तो दीज आर प्रैक्टिकल कि व्हाट इज कंसिडर्ड राइट एंड रॉन्ग बाय इंडिविजुअल। ये प्रैक्टिकल है कि भाई मतलब मैं बैठ गया, मैं कल को मान लो मैं वो बन गया, क्या बोलते हैं, मैं महिला बाल विकास मंत्रालय का सेक्रेटरी बन गया, ठीक है। अब मैंने अगर अपनी वाली मोरालिटी लगा दी, है ना, जो मान लो मैं इंडिविजुअल लाइफ में सोचता हूँ, तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। इसलिए अपन आगे एक टॉपिक और पढ़ेंगे, एथिक्स एंड प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ, दोनों में सेम होने चाहिए, अलग अलग चल जाएगा वो। अच्छा, यहाँ पे मोरालिटी का मैं फ्लेक्सिबिलिटी में मैं बता रहा था, भूल गया, कि दीज आर मोरल्स आर रिजिड एंड रेजिस्टेंस टू चेंज। क्यों? क्योंकि आप समझिए एक बात को आप समझिए कि मैं एक इंसान हूं, मैंने 55 साल का हो गया हूं मैं, है ना, 55 साल का हो गया, मैं पोते वोते भी हो गया, ठीक है, और मैंने एक बिलीफ के साथ एक जिंदगी जी है, मैंने कोई XYZ बिलीफ के साथ एक जिंदगी जी है कि ऐसा होता है, ये बेस्ट है। अब मुझे 55 साल की उम्र में कोई ये बताया कि नहीं आप तो गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता है, मुझे क्या आएगा? मुझे ना एक कॉग्निटिव डिसोनेंस आ जाएगा कि इवन इफ कि मैं अंदर से मान रहा हूं कि ये सही है, बट अगर मैंने मान लिया तो मेरा ईगो आगे आ गया कि फिर तो मेरे 55 साल जीवन के वेस्ट हो गए, फिर मैंने क्या किया? मैंने तो वेस्ट कर दी अपनी जिंदगी, मतलब मैं तो बेवकूफ हूं। ये नहीं मानना, इसलिए जो मैं कह रहा हूं वही सही है, ठीक है, माई वे और हाईवे, निकलो यहां से, या फिर मैं अपनी वो लगाऊंगा। जब मैं मुझे अंदर से मुझे पता चल गया कि हो सकता है मैं जो बोल रहा हूँ गलत है, लेकिन फिर वही होगा, मैं अपनी बात रखूंगा, अपनी पगड़ी रखूंगा, अपनी मुझे रखूंगा, और जो बोल रहा हूँ वो सही है, ठीक है, और मैं अपने आप को सही प्रूव करने के लिए कुछ भी कर दूंगा। ये होता है, दिस इज रेजिस्टेंस टू चेंज। इसलिए अच्छा, आगे अपन पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, आगे अपन पढ़ेंगे कि इन चीजों को चेंज कैसे करना है, इसी को तो चेंज करना है, एटीट्यूड को, परसुएशन, सोशल इन्फ्लुएंस वगैरह वगैरह, ठीक है। अब मेरे साथ चलना है यार, मजा आएगा आपको, चल।
तो इथिक्स एंड मोरल्स की डेफिनेशन होगी, स्कोप हो गया, सोर्स हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, फोकस हो गया, ठीक है। फिर बात करते हैं इनके एप्लीकेशन की। इनकी क्या बात करते हैं? एप्लीकेशन की, यूनिवर्सलिटी की एंड बेसिस की। तो देखें, अगर इनके एप्लीकेशन की बात करें तो दीज आर प्रोफेशनल, दीज आर प्रोफेशन में लगता है, लो एंड ऑर्डर में लगता है, सोसाइटल कंटेंट, जो भी मतलब जिस भी चीज में मोर देन वन पीपल इन्वॉल्व है वहां पे इथिक्स लगता है, ठीक है। इवन इन अ कपल जहां पे एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व है वहां पे इथिक्स लगेगा, ठीक है। क्योंकि एक कपल में एक आदमी ने अपना चला दिया तो दैट इज मोरालिटी, क्योंकि वो दूसरे को फिर दबाएगा, सप्रेस करेगा या करेगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन इज इनका प्रोफेशनल, लो एंड ऑर्डर, सोसाइटल वगैरह, एंड दिस इज एवरीडे पर्सनल डिसीजंस एंड बिहेवियर्स, एवरीडे पर्सनल। कि जैसे अब मैं अपने, अब देखो भाई, इथिक्स तो ठीक है, सोशल स्टैंड, ये जो गाइड बुक है ये तो मैं यूज कर लूंगा एथिक्स वाली, बट अब मैं दिन भर जो फैसले ले रहा हूँ वो अपने दिमाग से तो ले रहा हूँ, अपनी बुद्धि से तो ले रहा हूँ, तो मैं अपने ही मोरालिटी पे तो लूंगा ना। कई कई बार रिजिड हो जाता है, कई बार हमारी मोरालिटी इतनी रिजिड हो जाती है, इसलिए बोलते हैं कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, है ना, ये सब चीजें, ठीक है। चलिए, तो दिस इज पर्सनल डिसीजंस एंड बिहेवियर, एवरीडे वाले, दिनचर्या के, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज की यूनिवर्सलिटी। दीज आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल दैट अप्लाई ब्रॉडली, ठीक है। लाइक झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना, मतलब लाइक ट्रूथ, लाइक लॉयल्टी, लाइक नॉन वायलेंस, दीज आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल, लाइक कंपैशन, लाइक एल्ट्रुइज्म, ये सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसका ऐसा कुछ नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है। चलिए, अगर आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, है ना, तो वो एथिकल ग्राउंड से ये तो यहाँ पे, लेकिन मैं हो सकता है मैं झूठ भी बोल रहा हूँ, सबके अपने अपने हो सकते हैं, ठीक है। कोई सिचुएशनल सच बोल रहा है, कोई सिचुएशनल झूठ बोल रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई चुपचाप बैठा, कोई बहुत ज्यादा बोल रहा है, अगेन। देन बेसिस अगर इनकी बात करें तो दिस इज रैशनल एनालिसिस, प्रोफेशनल कोड्स एंड लीगल सिस्टम्स। और इनका बेसिस क्या है? इनका तो ठीक है, इनका बेसिस अपना इंडिविजुअली, इनका भी वही है एक्चुअली कि सोसाइटी से हमें अभी तक मिले हैं, दिस आर सोशल मोरालिटीज, दिस इज सोशल मोरालिटी जो हमें सोसाइटी से मिली है, बिकॉज व्हाट आई एम एज ए ह्यूमन, आई एम प्रोडक्ट ऑफ माई सोसाइटी। इस सोसाइटी से मैं आता हूं। जैसे आपने देखा होगा कि नॉर्मली जब अपन ग्लोबल वर्ल्ड में स्कॉलर्स को पढ़ते हैं तो उनमें जितने भी यहूदी यूज स्कॉलर जो रहे हैं, ज्यूज, है ना, उन्होंने हमेशा अच्छी बातें की हैं। अच्छी बातें मतलब मानवता वाली वगैरह वगैरह। क्यों? क्योंकि उनके साथ जो है एट्रोसिटीज हो रही थी, दैट इज वाई। जिसके साथ गलत होगा वो अच्छी बातें करेगा, दैट इज मोर कॉमन थिंग। इंडिया में जैसे दलित है, दलित में डॉक्टर अम्बेडकर हैं, वो समानता की बात करेंगे, बिकॉज उनका तो पूरा का पूरा वजूद ही उसी पे है कि समान हो जाए, ठीक है। मतलब अगर देखो, समझना, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे, ठीक है। जो यहाँ पे है वो ये बात करे कि ये नीचे रहे, इज नॉर्मल। वो ये बात करे कि नहीं सब बराबर हों, ठीक है, ये इनके एंड पे बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे है वो हमेशा, वो कभी ये बात नहीं कर सकता कि हम यहाँ रहें, ठीक है। वो ये बात नहीं कर सकता, वो ये बोलेगा कि हमें भी जो है यहाँ रहे। तो उसकी जो बात है ना, वो ऑटोमेटिकली एथिकल टाइप हो जाएगी। इनको क्या है, जैसे इनको ये बताने में कि सब बराबर हों, ठीक है। हो सकता है इन्हीं की समाज से, इन्हीं के बैकग्राउंड से जो है रेजिस्टेंस मिले, लेकिन इनको ये बताने में कि सब बराबर हो, सबका सपोर्ट मिलेगा। तो ये चीजों को आपको समझना है, ठीक है। चलिए, तो अब एक लाइन है कि व्हेन मोरालिटी ऑफ सोसाइटी चेंजेस, है ना, एथिक्स इवॉल्व। कि जब हमारी सोसाइटी की मोरालिटी थी सती प्रथा को लेके, एट्रोसिटीज को लेके, अनटचेबिलिटीज को लेके, हर एक इंडिविजुअल वो चीजें मान के चल रहा था, क्योंकि जो टॉप पे थे वो समझाए जा रहे थे इसी टाइप से, ठीक है। देन धीरे धीरे मोरालिटी चेंज हुई तो क्या हुआ? एथिक्स इवॉल्व हो गया। क्या हुआ? एथिक्स इवॉल्व हो गया। एंड दिस देयर इज वेयर हम क्यों पढ़ते हैं, हम क्यों पढ़ते रिफॉर्मर्स को? राजा राम मोहन रॉय से हम क्यों स्टार्ट करते? जब राजा राम मोहन जब सती प्रथा के लिए काम कर रहे थे, उस टाइम पे राधाकांत देव जो थे, इनकी थी ब्रह्म सभा, उनकी थी देव सभा, या वटेवर जो भी था उनका, ठीक है। उनका ज्यादा बोलबाला था राजा राम मोहन रॉय के बजाय। बट हिस्ट्री किनको याद करती है? जिनकी वजह से कुछ चेंज आए हैं, जिनकी वजह से कुछ रिफॉर्म्स आए हैं, ठीक है। आज भी आप देखेंगे तो जो लोग अच्छी बातें कर रहे हैं, जो लोग मतलब मानवता की बातें कर रहे हैं, उनको हम बेवकूफ या वीक कह सकते हैं कि यार ये ऐसा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन उनके रिफॉर्म से ही शांति चलेगी, वरना तो लड़के मर जाओ सबके सब, ठीक है। तो दिस इज एथिक्स इवॉल्व। फॉर एग्जाम्पल डाउरी, फॉर एग्जाम्पल पर्दा सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल फीमेल एजुकेशन, ठीक है। हमारी मोरालिटी चेंज हुई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिसको बोलना था कि ये गलत है ना, जो लोग बोल रहे थे कि ये गलत है, ये गलत है, गलत है, पहले वो धोती पहन के बोल रहे थे, वो जींस पहन के बोल रहे हैं, वो भी तो इवॉल्व हुए ना, है ना। और पहले मतलब एक जमाना था कि जब जैसे औरतें कल्चरल अपनी चीजें पहनती थी, जो भी उनका होती थी, अगर वो साड़ी पहन ले तो औरत खराब है ये। फिर धीरे धीरे साड़ी को एक्सेप्टेंस मिली, फिर औरत अगर जींस पहन ले तो जो साड़ी पहनने वाली औरतें वो प्लस आदमी लोग सबके सब, ये औरत खराब है। फिर उसको वो मिली, ठीक है। फिर सूट का आ गया ऐसे ही, फिर जींस का आ गया ऐसे ही, ठीक है। अब क्या है कि जींस या सूट पहनना सबके लिए अलाउड हो गया, काइंड ऑफ वो मोरालिटी बन गई।
अब अगर कोई अपने वो स्कर्ट वगैरह में बाहर निकल जाए तो ये औरत खराब। तो ऐसे सोसाइटी की मोरालिटी चेंज होती है, ऐसे इथिक्स चेंज होता है। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे अपना भी वैसा हो जाएगा, भाई जिसको जो करना है करो, दिस इज एथिकल, दिस इज फ्रीडम, इसको जो करना है करो। बस आपको ह्यूमन वैल्यूज का ध्यान रखना है, अपनी एक डिग्निटी का ध्यान रखना है, मोरालिटी वही अगेन वही सोशल मोरालिटी का ध्यान रखना है कि आप मतलब इतना भी वो ना हो जाए कि वो मतलब वो सोसाइटी के अंदर वो एक्सेप्टेबल ना हो, लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो एक्सेप्टेबल। ठीक है, चलिए। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल जो मैंने लिखे हैं आपको भी अपने बनाने हैं और इसमें लिखना है वटेवर। जैसे इथिक्स एंड मोरालिटी दे मे ओवरलैप, है ना, और दे मे कॉन्फ्लिक्ट, वो एक जैसे भी हो सकते हैं, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सती प्रथा की अगर बात करें, ये एग्जाम्पल मुझे वही याद आता है जो मैंने लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ वही याद आता है, वो एग्जाम में फिर मजा आता है लिखने में, या इजी रहता है लिखने में। कि सती प्रथा को लेके राजा राम मोहन रॉय की मोरालिटी अलग थी एंड राधा कांत देव की मोरालिटी अलग थी, बट इथिक्स क्या निकल के आया कि नो ह्यूमन कैन मेक अनदर ह्यूमन टू डाई, किल, ये हो गया। जैसे ओनर किलिंग हो गया, एक आदमी, एक ऊपर जो बॉस बैठे हैं, हेड बैठे हैं, उनकी ओनर के लिए वो किलिंग कर रहे हैं, बट ठीक है उनकी मोरालिटी है वो, बट दिस इज इमोरल थिंग, दिस इज अनएथिकल थिंग। ठीक है, ऐसे इंटरकास्ट मैरिज है। अब इंटरकास्ट मैरिज मतलब देयर इज अ सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर को बनाने के लिए करते हैं ये वो, उसके पीछे का पूरा एक हिस्ट्री है, पूरा एक सोशियोलॉजिकल एनालिसिस है, पूरा एक एंथ्रोपोलॉजिकल एनालिसिस है। बट अगेन कि इट इज मोरल फॉर सम, ठीक है, एंड इट इज इमोरल फॉर सम। ठीक है, तो जिनके लिए मोरल है उनके लिए एथिकल हो गया, और जिनके लिए इमोरल है उनके लिए अनएथिकल हो गया ये। ठीक है, अब क्योंकि क्योंकि इंटरकास्ट मैरिजेस में मतलब होता क्या है, जब आप एक सेम कास्ट में शादी करते हो ना, तो ये लड़का और ये लड़की, ठीक है, इनमें जब भी कुछ खटपट होएगा ना, तो पूरा का पूरा सोसाइटी इन्वॉल्व होगा और इनकी शादी नहीं टूटने देगा। तो एक बात तो अच्छी भी है कि समझाएगा इनका, एक बात बुरी भी है कि जो भी इसमें पार्टनर जो दब के रह रहा है उसको दब के रहना पड़ेगा। तो मतलब इंडिया का डिवोर्स रेट 1% भी नहीं है, लेकिन सोशल इश्यूज बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर, मैरिज के अंदर बहुत ज्यादा इश्यूज है ना। मैं मेंटल हेल्थ काउंसलर हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। बट अगर ये अपना अपना इंडिविजुअल डिसीजन लेंगे तो द मैरिज मे फेल। बट अगेन फिर वही है कि इंडिविजुअल चॉइसेस होनी चाहिए, हम खुद गलती करके सीखे या हम हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखें। ये वो वेस्टर्न सोसाइटीज में क्या होता है कि ही द गर्ल इज थर्ड चाइल्ड फ्रॉम हिज फोर्थ मैरिज, ऐसे ऐसे होता है ना, मतलब तो हमारे यहाँ नहीं होता है ऐसा, तो हम इसको अनएथिकल मान लेंगे। उनके यहाँ होता है तो वो इस चीज को एथिकल मान लेंगे, सिंपल। हम मतलब जैसे कुछ रिलीजन में होता है कि आदमी 4 शादी कर सकता है, औरत 4 शादी नहीं कर सकती, तो सबका अपना अपना है। समझ आई मेरी बात? चलिए, बस आपको इसका वो होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही एथिक्स एंड रिलीजन की अगर बात करें, है ना, तो जैसे जेनाइटल म्यूटिलेशन में, जैसे जेनाइटल म्यूटिलेशन होता है, मतलब वोरा समाज के अंदर जैसे जो है बच्चियों का जो है क्लाइटोरियस को भी कट कर देते हैं, सर्कमसीजन कर देते हैं, और कुछ कुछ के अंदर मेल का सर्कमसीजन भी होता है। उसके क्या रीजन है क्या नहीं है वो भी हमें, जैसे मेल सर्कमसीजन जो होता है जिन भी सोसाइटीज के अंदर, वो कुछ हाइजीन को लेके और कुछ कुछ अलग चीजों को लेके होता है। बट फीमेल सर्कमसीजन होता है वो इसलिए होता है कि द फीमेल शुड नॉट गेट प्लेजर सो दैट सी डज नॉट बिकम एन अनएथिकल पर्सन या इमोरल पर्सन। तो कोई लॉजिक नहीं हुआ इस चीज का। तो ठीक है, चलिए, तो ये जो इन चीजों की जो ट्रिक है ना, इथिक्स एंड मोरालिटी को कैसे हमें वो करना है, इसकी ट्रिक है कि इथिक्स वर्सेस लगा के देख लो, आप सब कुछ में वर्सेस लगा के देख लो, इथिक्स वर्सेस रिलीजन, इथिक्स वर्सेस लॉ। तो ये क्या होगा, थिंक ऑफ इथिक्स एवरीथिंग अदर देन रिलीजन या लॉ, मतलब व्हाटएवर जो भी है, कि वर्सेस लगा के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी मोरालिटी, कोई भी वर्ड अगर वो यूनिवर्सल जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं उन पे ठीक हो रहा है तो ठीक है, नहीं अदरवाइज तो इमोरल है वो। ठीक है, ऐसे ही कॉमनैलिटी वही सेम ऐसे करके देख लेंगे। दिस इज ट्रिक, है ना, कि कैसे इथिक्स और मोरालिटी को कैसे हमें पहचानना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इथिक्स समझ लिया और मोरालिटी समझ ली। ठीक है, और वैल्यूज समझ ली। वैल्यूज पे मैं अलग से पूरी क्लास लूंगा। ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यूज ही लिखनी होती है, 30-40 वैल्यूज को मैं आपको एनालिसिस करना सिखाऊंगा, कहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखनी है वगैरह वगैरह। वापस आते हैं, इथिक्स एंड मोरालिटी हमने समझ लिया, उसके कंसेप्ट समझ लिए। अब आते हैं वापस इथिक्स पे, इंटरफेस तो हमने समझ लिया। नाउ जब इथिक्स का हमें हमारे को सिलेबस में क्या दिया हुआ है कि व्हाट इज द एसेंस ऑफ इथिक्स, व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ इथिक्स एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इथिक्स। उसके बाद में देखेंगे कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ इथिक्स। तो एसेंस ऑफ इथिक्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि व्हाट इज इथिक्स। एसेंस ऑफ इथिक्स का मतलब क्या हुआ, इथिक्स है क्या, कि व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर, व्हाट आर द कोर प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इथिक्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इथिक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं एसेंस ऑफ इथिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल कि पीडीएमएल, ये 4 वर्ड आपको याद रखने। एसेंस ऑफ इथिक्स में पीडीएमएल आएगा। क्या आएगा पीडीएमएल? एसेंस ऑफ इथिक्स में क्या, व्हाट इज इथिक्स, कि व्हाट आर द कोर प्रॉपर्टीज, फीचर्स, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल्स, क्या है इथिक्स के, वो सब। कि एसेंस क्या है इथिक्स का, मतलब क्या है इथिक्स, कि व्हाट इज इथिक्स, इथिक्स का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है।
तो यहाँ पे 4 वर्ड आएंगे पीडीएमएल। क्या आएंगे? पीडीएमएल। कि द एथिक्स इट इज प्रिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है। ये क्या नहीं है? डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ये प्रिस्क्रिप्टिव है। प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है? इट मैंडेट्स हाउ ह्यूमंस ought टू एक्ट। कि डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि हाउ ह्यूमंस डू एक्ट, ह्यूमन एक्ट कैसे करते हैं, वो नहीं है। ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है, डिस्क्रिप्शन नहीं कर रहा है कि हम कैसे कर रहे हैं, क्या हमारी एक्शंस है। ये प्रिस्क्रिप्शन है। प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, क्या उसका मतलब क्या होता है? डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। तो दीज आर एथिक्स। ये मतलब है एथिक्स का कि दीज आर समथिंग, सम प्रिंसिपल, सम प्रॉपर्टी, सम व्हाटएवर, जो प्रिस्क्राइब करते हैं कि ह्यूमंस को क्या करना चाहिए। ठीक है, कि व्हाट ह्यूमन ought टू एक्ट, कि ह्यूमन का जो एक्शन है वो कैसा होना चाहिए, कैसा हो रहा है वो नहीं, कैसा होना चाहिए। दूसरा, डी फॉर डायनेमिक। ये डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। ये चेंज होता है टाइम एंड स्पेस में। ये चेंज होता है टाइम एंड स्पेस। जैसे हमने देखा सती, है ना, सती के अंदर ही चेंज होता है। स्पेस की बात करें तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के वो होंगे, तो डायनेमिक नहीं होगा। चलिए, फिर अगेन इसमें आगे अपन थ्योरीज पढ़ेंगे। क्या एथिक्स यूनिवर्सल हो सकता है, क्या अलग अलग हो सकता है, वो एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है, वो आगे मतलब अलग चीजें वो अपन आगे पढ़ेंगे। अभी बेसिक से अपन चल, ठीक है। ये चीजें बार बार रिवाइज होंगी आपकी, ठीक है। फिर आता मोरालिटी, एम फॉर मोरालिटी। मोरालिटी का बड़ा रोल है, क्योंकि मैं जो सोच रहा हूं, एक तो मैं सब पे थोपने लग जाऊं तो दैट इज इमोरल हो गया अगेन, कि मुझे लगे कि मैं जो बोल रहा हूँ वही यूनिवर्सल है। वो एथिक्स नहीं है। एथिक्स वो है जो सबको लगे कि वो सही है। समझ रहे हो? तो मोरालिटी, अब मोरालिटी का मतलब इसमें सिंपल सा वर्ड क्या लिखेंगे? मोरालिटी प्लस यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स इक्वल्स टू एथिक्स। मतलब मेरी कोई मोरालिटी है, ये फॉर्मूला याद रखना, एज अ डायग्राम भी एग्जाम में भी लिख सकते हो, कि ये मोरालिटी मतलब मुझे लग रहा है क्या सही है क्या गलत है, प्लस सबको लगे कि हाँ ये सही है, तभी वो एथिक्स बनेगा, तभी वो एथिक्स बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है। एक अकेले हिटलर को लगा कि यहूदियों को नहीं रहना चाहिए, तो उसकी मोरालिटी थी, बट वो अनएथिकल था, इमोरल था वो। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? जब जर्मनी को लगने लग गया, तब वो वर्ल्ड वॉर हो गया, या फिर यहूदियों को मारे जाने लगा, बट पूरी दुनिया को नहीं लगा कि, तो इसका मतलब वो एथिकल नहीं था। ठीक है। अगला है कि द एथिक्स आर बियॉन्ड लॉज एंड नॉर्म्स। क्या होता है कि लॉ होता है हमारे पास, ठीक है, जैसे अपार्थीड है, ठीक है, कि ये मैं आपको आगे बताऊंगा, बट आर लॉज एंड व्हाट आर कस्टम्स, ये वो फ्लाडी का। ठीक है। तो कोई चीज अगर लीगल है, कोई चीज अगर लीगल है और कोई चीज अगर एथिकल है, वो आगे अपन पढ़ेंगे, व्हाट इज लीगल, व्हाट इज इलीगल, व्हाट इज एथिकल, व्हाट इज अनएथिकल। तो कोई चीज लीगल और ये दोनों होनी चाहिए। ठीक है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि थिंग्स आर, जैसे एक हम डायग्राम बनाते हैं कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि ये अपन एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे हम मान लो हमने यहाँ लिखा लीगल और यहाँ पे हमने लिखा एथिकल, यहाँ पे हमने लिखा क्या? एथिकल। ठीक है। तो मैंने क्यों बोला कि द एसेंस ऑफ एथिक्स का मतलब इट इज बियॉन्ड, मतलब बियॉन्ड लॉज एंड नॉर्म्स क्यों है? ठीक है। अगर ये लीगल है तो इस साइड क्या आएगा? इलीगल। इस साइड क्या आएगा? ये भाई एग्जाम में बनाने वाली चीजें सारी याद रखना। ठीक है। मैं कोई भी चीज आपको ज्ञान देने के लिए नहीं बता रहा हूँ, एग्जाम में यूज करनी उस हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है। अनएथिकल, ये हो गया क्या? अनएथिकल। अब देखो और समझो, कोई चीज जो लीगल भी है, एथिकल भी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लीगल एंड एथिकल नॉर्मल मैरिज आपकी जो है ना, या फिर अपन वैसे देखें जो आजकल जो चल रहा है, अपन इस पे देखते हैं। ठीक है, कि कंसेंसुअल सेक्स, कंसेंसुअल सेक्स पूरी समाज में सब चीजों में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मतलब आदमी औरत को मार दे रहा है, औरत आदमी को मार दे रहा है, रेप्स हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। थोड़ा सा इसका एथिकल एनालिसिस करते हैं कि कंसेंसुअल जो है, कंसेंसुअल जो सेक्स हो रहा है, ठीक है, वो हो सकता है कि दे आर पार्टनर्स, दे आर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हो सकता है मैरिज के अंदर हो रहा है, बट कंसेंसुअल हो रहा है। दिस इज इलीगल ऑल्सो, दिस इज एथिकल ऑल्सो। ठीक है। अगर मैरिज के अंदर हो रहा है तो ये दोनों है। ठीक है। अब एक बात करते हैं कि लीगल है बट अनएथिकल है, लीगल है बट अनएथिकल है। फॉर एग्जाम्पल कि मैरिज के अंदर फोर्स्ड सेक्स, फोर्स किया हुआ है ना, द मैन इज फोर्सिंग ऑन, द हस्बैंड इज फोर्सिंग ऑन वाइफ, है ना। अब हो सकता है इसको मतलब कई बार ये लीगल है, सुप्रीम कोर्ट भी इसमें शांत हो जाता है कि कैसे पता चलेगा कि फोर्सफुल था, कंसेंशुअल था, ये वो, तो बहुत इसमें तमाम प्रकार की डिबेट है। बट इट मे बी लीगल बट इट इज अनएथिकल, फॉर श्योर इट इज अनएथिकल, कि आप दूसरे इंसान का कंसेंट ही नहीं ले रहे हो। आपको लग रहा है कि वो 370 वाली बिरयानी वाला जो चला था, कि आपको लग रहा है कि क्योंकि आपने डेट पे इतने रुपए खर्च किए तो यू नाउ हैव अ राइट टू हैव सेक्स। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लीगल एंड। अब एक बात करते हैं कि व्हाट इज, कोई चीज इथिकल है लेकिन इलीगल है,
इथिकल है बट इलीगल है, ठीक है। इसमें भी कई चीजें आती हैं, फॉर एग्जाम्पल एलजीबीटीक्यू देख लो, एलजीबीटीक्यू, ठीक है। अभी ये मतलब इलीगल तो नहीं रहा लेकिन इलीगल भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ना एलजीबीटीक्यू के लिए, लेकिन क्या बोलते हैं वो मतलब क्या क्या होता है ना, आपको समझ में आता होगा। सुप्रीम कोर्ट तो कानून बना सकता है, सुप्रीम कोर्ट तो राइट पे डिसाइड कर सकता है, लेकिन कानून बना के लागू जो है गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। गवर्नमेंट इसको अभी तक नहीं किया, तो ये अभी तक जो है वो मतलब लीगल नहीं है बट एथिकल है। जब टू पर्सन आर डिसाइडिंग ऑन देयर ओन, जो कि 18+ हैं, तो ये एथिकल हो गया, ठीक है। ऐसे अपन बात करें अनएथिकल एंड इलीगल, अनएथिकल एंड इलीगल इज रेप, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे मैरिटल रेप भी आता है बट वो काइंड ऑफ लीगल सा ही हो रखा है, बट ये हो गया क्या आपका रेप, इट इज इलीगल ऑल्सो एंड इट इज अनएथिकल ऑल्सो। अब अपन वापस आते हैं, ठीक है। तो दिस इज बियॉन्ड लॉज एंड नॉर्म्स, कि हो सकता है कि, तो बेसिकली चीज क्या होनी चाहिए, है ना। बेस्ट तो यही होता है कि चीजें जो है, बेस्ट तो यही होता है कि कोई भी चीज जो है वो लीगल भी हो और एथिकल भी हो, ये वाला बीच वाला होना चाहिए। आपको देखो ये चीजों पे हमेशा ध्यान रखना है एथिक्स के अंदर या कहीं पे भी, कि जैसे ये भी हो और ये भी हो, मतलब ये वाला पोर्शन होना चाहिए, मतलब विच इज लीगल ऑल्सो एंड विच इज एथिकल ऑल्सो, ठीक है। चलिए, तो अगला बात करते हैं, ये तो एसेंस ऑफ एथिक्स हो गया जिसमें पीडीएमएल हमको पढ़ना ये हो गया, ठीक है। जैसे अपार्थीड था वो लीगल था वहां पे, लेकिन अनएथिकल चीज है वो, ठीक है। तो अगला अपन देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स का मतलब क्या होता है कि हाउ व्हाट शेप्स आर एथिकल चॉइसेस, या फिर व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस आर एथिकल चॉइसेस। ये तो होगा कि एथिक्स होता क्या है, एथिक्स इज व्हाट इज एथिक्स एंड दिस इज की डिटर्मिनेंट्स, क्या चीजें डिटरमाइन करेंगी कि हम एथिकल काम करें नहीं करें वट, ठीक है। और ये टाइम के साथ इवॉल्व होते हैं, ये चीजें जो है टाइम के साथ इवॉल्व होती है। इसमें जैसे इसमें दो टाइप के डिटर्मिनेंट्स होते हैं, एक इंटरनल डिटर्मिनेंट्स होते हैं और एक एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट होते हैं। क्या होते हैं, एक इंटरनल डिटर्मिनेंट होते हैं, एक एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट होते हैं। इंटरनल डिटर्मिनेंट में जैसे इंडिविजुअल क्या सोच रहा है वो, है ना, और एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट में सोसाइटी क्या सोच रही है और सिचुएशनल या स्ट्रक्चरल क्या है, ठीक है। तो जो इंटरनल डिटर्मिनेंट्स है, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे, वो इंडिविजुअल की वैल्यूज होंगी, उसके मोरल्स होंगे, उसके कंसाइंस होगा, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी है वो होगी, यानी कि रोल ऑफ उसके पेरेंट्स, रोल ऑफ फैमिली, रोल ऑफ सोसाइटी, रोल ऑफ स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस वगैरह, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे हुआ है, अच्छे से हो पाया है कि नहीं हो पाया है, एंड उसका कि लाइफ का एक्सपीरियंस कैसे रहा है। मैं उस पर आपको एक डायग्राम बना के बताता हूँ जो आपको एग्जाम में बनाना है। एंड अगेन एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स में क्या होगा कि उसकी सोशल कैसे रही। एक पेड़ का डायग्राम आपको अभी बना के बताता हूँ, उसका रिलीजन, पीयर प्रेशर, ये वगैरह। जैसे फॉर एग्जांपल, और ये कस्टम्स, रिचुअल, स्क्रिप्ट वाला जो है मैंने बताया आपको, कस्टम, रिचुअल, आइडियोलॉजी, प्रैक्टिसेस, बिलीफ वगैरह, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इंडिया के जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं ना, वो हमेशा बहुत ही मतलब एकदम सिंपल होते हैं, वासुदेव कुटुंबकम टाइप होते हैं। हम कभी भी वॉर इनिशिएट नहीं करते, क्योंकि हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में सब चीजें हैं कि हम कभी भी वॉर इनिशिएट नहीं करते हैं, ठीक है। अतिथि देवो भव, तो रिफ्यूजी प्रॉब्लम भी हम झेले जा रहे हैं, ये सब चीजें। तो दीज आर हमारे डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। एंड देन स्ट्रक्चरल या सिचुएशनल, जैसे लॉज ऑफ द लैंड क्या है, ठीक है। जो हो सकता है कि इंडिया में एथिकल हो सकता है पाकिस्तान में अनएथिकल, जो पाकिस्तान में अनएथिकल हो सकता है इंडिया में एथिकल हो, ठीक है। तो लॉज ऑफ लैंड, कोड ऑफ कंडक्ट किसी भी चीज का, कि कोड ऑफ कंडक्ट आपको मानना पड़ेगा, कि सिविल सर्विसेज का कोड एक है तो आपको मानना पड़ेगा, क्या उन्होंने कह दिया कि वो चीज एथिकल है तो है। हो सकता है बाद में जाके इवॉल्व हो जाए, बट अभी है तो है। देन आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल सीएस के रूल या सिविल सर्विसेज के रूल। तो दीज आर व्हाट डिटर्मिनेंट्स। अब एक चीज देखना आप, ये दो डायग्राम है, दो बहुत ही प्यारे डायग्राम है कि जो आपको बनाना है। एक तो ये डायग्राम जो मैं बार बार रिपीट करता हूं, ठीक है। ये एक पेड़ अपन बनाएंगे, ठीक है। एक ये पेड़, एक ये वो हो गया, ठीक है। तो दीज आर द रूट्स, दीज आर रूट्स। ये कौन होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं। ये कौन होते हैं, पेरेंट्स, जो आपको नरिश करते हैं, इस धरती पे लेके आते हैं। दीज आर रूट्स। नाउ दिस जो आपका सपोर्ट होती है, दिस इज योर फैमिली, दिस इज योर फैमिली, दिस इज योर फैमिली। तो ये रूट हो गया, ठीक है। ये आपके पेरेंट्स हो गए एंड दिस इज योर फैमिली, ठीक है। फिर जो आपकी ब्रांचेस हैं, यानी वो आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो गए, जो आप बाहर से सीखते हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो गए, यानी कि आपकी स्कूल हो गई, आपकी कॉलेज हो गई, या आपका मदरसा हो गया, या आपका गुरुकुल हो गया, वट, ठीक है। दीज आर आपके ब्रांचेस। और ये जो बाकी कैनोपी है, कैनोपी जो है बाकी, मतलब जो लीव्स वगैरह, जो कैनोपी है, जो छांव मिली है, वो आपकी क्या होगी, सोसाइटी होगी। वो आपकी क्या होगी, सोसाइटी की। बहुत सारे आपको इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है। तो पेरेंट्स, फैमिली, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड सोसाइटी, एंड द रिजल्टेंट इज द फ्रूट, रिजल्टेंट इज द फ्रूट। और ये जो फ्रूट है ना, वो आप है, ये जो फ्रूट है वो आप है, कि आप कैसे बने हैं। सोसाइटी में आपके पीयर्स आ जाएंगे, आपके सीनियर, जूनियर, आपके फ्रेंड, सब कुछ आ जाएंगे, ये फ्रूट। अब देख लीजिए, आप समझ लीजिए कि फ्रूट मीठा कब होगा।
फ्रूट एथिकल कब होगा, फ्रूट मोरल कब होगा। तो दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। इसको ऐसे बना सकते हैं अपन, ठीक है। मैं आगे वैल्यूज में बताऊंगा, इसी डायग्राम को 4-5 तरीके से कैसे बनाया जा सकता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है, इथिक्स के अंदर हम कम से कम 5 से 6 बार 6 जगह पे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। वो मैं आपको आगे आगे जैसे जैसे होगा वैसे वैसे बताऊंगा, ठीक है। जैसे हम टॉपिक पढ़ेंगे किस कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज किया जा सकता है उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। उसी चीज को जो मैंने आपको बताया उसको इस तरीके से समझा जा सकता है, जो एटीट्यूड में मैंने आपको बताऊंगा अभी मैं, कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन, है ना। वैसे ही एथिक्स के क्या डिटर्मिनेंट्स हैं या ह्यूमन वैल्यूज के क्या डिटर्मिनेंट्स हैं। देखिए, आप सबसे पहले आपकी सोशलाइजेशन हुई, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहे हैं अपन, सबसे ये इस टाइप से आप वो बना सकते हो, ठीक है, कि सबसे पहले आपकी सोशलाइजेशन हुई। इनफॉर्मल किसने की, फैमिली ने की, सोसाइटी ने की, पेरेंट्स ने की। फॉर्मल किसने की, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने की। फिर आपके ऊपर सोशल कंट्रोल लगेगा। सोशल कंट्रोल से मतलब क्या, जैसे रिलीजन या आपके सोसाइटी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो लगेंगे, और वो आपको रीइंफोर्स करेंगे बार बार। अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड करेंगे, खराब काम करोगे तो आपको पनिश करेंगे। और जहां पे ना फॉल्टी रीइंफोर्समेंट होती है, जैसे अच्छा एथिकल काम करने पे तो गलत आपको पनिशमेंट मिल रही है, अनएथिकल करने पे रिवॉर्ड, तो सोसाइटी का पूरा बेस बिगड़ जाता है, ठीक है। एंड देन आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स में आपके मीडिया, स्टेट, पीयर्स वगैरह वो सब के सब होंगे। अब ये सब में ये सब के सब डिटर्मिनेंट्स यूज होंगे। उसके बाद में आपके पर्सनल एक्सपीरियंस होंगे, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस होंगे, ठीक है। जैसे आपके खुद के भी होंगे, दूसरों के भी होंगे, आप लर्न करोगे, ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। और ऐसे करके आप एक डिफरेंट जो है एक एटीट्यूड मतलब आपका बन जाएगा, डिफरेंट मोरालिटीज आपकी बन जाएंगी, बट बेसिक डिटर्मिनेंट जो आपके सेम रहेंगे। इसको ऐसे समझिए कि आप, जैसे हम 2 भाई मान लो, हम 3 भाई हैं, तो उनकी क्या, पेरेंट्स सेम, फैमिली सेम, सोसाइटी सेम, ठीक है। और हमारे केस में तो एजुकेशन भी सेम, ठीक है, एक जगह से पढ़े हुए सब कुछ है, ये हो गया, ठीक है। फिर इन्फोर्समेंट लग गया, वो भी सब भी सेम लगेगा, जो भी अच्छे काम करेंगे अवार्ड, रिवॉर्ड, पनिशमेंट। फिर इस पे लगेंगे पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस की, मेरा एज ए ह्यूमन मेरे अलग टाइप के दोस्त रहे होंगे, उनके अलग टाइप के दोस्त रहे होंगे, और पीयर ग्रुप अलग टाइप का रहा होगा। उनको हो सकता है लिखने पढ़ने का शौक हो, मुझे ज्यादा बोलने बोलने का शौक हो, ये वो फला ढिका, और फिर हमारी एक पर्सनैलिटी बनती है। तो दीज ऑल आर बेसिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। आई बात समझ में? तो हमने क्या देख लिया, हमने एसेंस ऑफ एथिक्स देख लिया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स देख लिया, और फिर बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स की। क्या बात करते हैं? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स की बात करते हैं कि कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, आउटकम्स क्या होंगे हमारे एक्शन को। पहली बात तो हमारी एथिकल एक्शन कौन सी है, कौन सी नहीं है, उसके बाद उनके आउटकम कैसे होंगे, ठीक है। तो आउटकम्स ऑफ एक्शन में बात करेंगे, एथिकल एक्शन का आउटकम क्या होगा, अनएथिकल एक्शन का आउटकम क्या होगा, ठीक है। एंड अगेन वही डायग्राम बनेगा यहाँ पे कि एक्शन हमारी एथिकल है, ठीक है। एक्शन कई बार क्या होगा, जैसे मान लो एक्शन है हमारी एथिकल है, आउटकम भी पॉजिटिव आ गया, बढ़िया बात। लेकिन कई बार एथिकल एक्शन है, आउटकम नेगेटिव भी आ सकता है। ऐसे ही हमारी एक्शन जो है अनएथिकल है, लेकिन आउटकम जो है हमारे हिसाब से पॉजिटिव आ गया, और कई बार नेगेटिव भी आ सकता है। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स को देखेंगे। तो जैसे देखिए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स में आउटकम क्या है, एट इंडिविजुअल लेवल क्या आउटकम आएगा, एक सोसाइटल लेवल क्या आएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या आएगा, ग्लोबल लेवल पे क्या आएगा। अच्छा, ये दोबारा मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी मैं आपको बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ पूरे जो सिलेबस में लिखा हुआ उसका, ठीक है। कि कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, इंडिविजुअल लेवल पे पॉजिटिव नेगेटिव, इंडिविजुअल लेवल पे पॉजिटिव नेगेटिव, सोसाइटल लेवल पे पॉजिटिव नेगेटिव, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे पॉजिटिव नेगेटिव, और ग्लोबल लेवल पे पॉजिटिव नेगेटिव। फॉर एग्जांपल, अगर हम अच्छा कॉन्सिक्वेंस, हम अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें इनर पीस मिलेगी, इंडिविजुअल लेवल पे सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी बढ़ेगी, कंटेनमेंट मिलेगा, यूडेमोनिया मिलेगा जो अरिस्टोटल ने कहा था। ये सारी की सारी चीजें हम आगे समझेंगे क्या होती है। नेगेटिव लेवल पे क्या होगा, अगर हम गलत काम हमने किया तो हमें कॉग्निटिव मॉरल डिसोनेंस आएगा, कि हमने मतलब हम बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, तो हमें अंदर ही जो है ना ग्लानी होगी, गिल्ट होगी, है ना। हमें क्या होगी, गिल्ट होगी या शेम होगा अंदर से कि यार क्या कर रहा हूं मैं, है ना, मतलब कैसा इंसान हूं मैं, कुछ बोल कुछ रहा हूं, कर कुछ रहा हूं, है ना, सबको ज्ञान बांटे फिर रहा हूं, मैं खुद से वो काम नहीं कर रहा, वो सब चीजें, ठीक है। सोसाइटी लेवल पे क्या होगा, अगर आप एथिकल काम करेंगे तो सोशल ट्रस्ट, हार्मनी, टॉलरेंस वगैरह वो सब बढ़ेंगी, कंपैशन वगैरह बढ़ेगा। और अगर आप नहीं कर रहे तो क्या होगा, सोशल एलियनेशन होगा, सोसाइटी में डिसट्रस्ट फैलेगा, ये सब सारी सारी चीजें होंगी, ठीक है। एक इंसान है बात कर रहा है कि भाई मत लड़ो मत लड़ो मत लड़ो, उसको फिर एक इंसान बोल रहा है कि बेवकूफ है जो बोल रहा है, लड़ना जरूरी है। अब बताओ कौन सोशल, और आजकल देख लो क्या माहौल है, किसको ज्यादा रिकॉग्निशन मिल रही है। बट अगेन एथिकल तो वही है ना जो बोल रहा है मत लड़ो, क्योंकि सोसाइटी उसी से चलेगी। आप जो है ना वो रवांडा है या कौन सा रवांडा का ही है, हुतू एंड तुत्सी, उनकी केस स्टडी पढ़ना आप, है ना। हुतूज वर 80%, तुत्सी वर 20%। खूब लड़े, सिविल वॉर हो गया 90s के अंदर, सिविल वॉर हो गया, और हर घर से एक एक दो दो बंदे मर गए, ठीक है। अब वो वहां पे ना साथ रहने के, उनके करिकुलम में है कि साथ रहने का कैसे क्या इंपॉर्टेंस है वगैरह, ठीक है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि एकदम परसिस्टेंट वॉयलेंस चलती रहे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे एंड ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। तो दीज आर कॉन्सिक्वेंसेज जो अपन आगे और डिटेल में करेंगे आगे।
ठीक है। एंड देन डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, डायमेंशन ऑफ एथिक्स में जैसे मेटा एथिक्स, वर्च्यू एथिक्स वगैरह वगैरह, वो भी हम करेंगे। तो आज मैंने जो आपको क्लास के माध्यम से बताया है वो ये बताया है, क्या बताया है कि एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ह्यूमन इंटरफेस क्या होता है, 3A फॉर्मूला क्या है उसको चेक करने का, देन एसेंस क्या है, अच्छा एथिक्स मोरालिटी और वैल्यूज में क्या रिलेशंस हैं, एंड देन एसेंस क्या है, डिटर्मिनेंट्स क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, और डायमेंशंस क्या है। ठीक है, अगली क्लास में अपन क्या करेंगे, अपन इसको थोड़ा और खोलेंगे और समझेंगे। ठीक है, कि एसेंस को भी एक बार में पूरा पढ़ लेंगे, पूरा मतलब जितना अपने काम का है, उसके पीवाईक्यू कैसे आते हैं जो हमें एग्जाम के काम का है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसको समझ लेंगे। देन ये दूसरी क्लास में करेंगे। तीसरी क्लास में अपन ह्यूमन वैल्यूज को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि ह्यूमन वैल्यूज बेसिक क्या होनी चाहिए, एक ह्यूमन में होनी चाहिए, फिर प्लस कुछ सिविल सर्विसेज में क्या जो एक्स्ट्रा वैल्यूज होती है वो कौन सी होनी चाहिए, और वैल्यूज फॉर्म कैसे होती है, वैल्यू खराब कैसे होती है, ऐसे धीरे 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 अपन आगे चलते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय भारत। आपने मेरे साथ पढ़ा, और बेसिक लेवल से आपको रखना है चीजों। ठीक है, आप अपने नोट्स बनाओ, कैसे भी बनाओ, चाहे इनको मतलब ये जो फर्रे टाइप है इनको फॉलो कर लो, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है अगेन कि आपको कैसे फॉलो करना है। चलिए, तो आपको जो है मेरी तरफ से एक बार फिर से